राम राम सा। आज में जो इथिक्स का जो पेपर है, जो कि यूपीएससी में भी होता है, आरएस में भी होता है, और जो यूपीपीसीएस है उसमें भी होता है, और हो सकता है कि कई सारे पीसीएस में जो है होता हूँ, उसके लिए एक जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत जो है मैं जो इथिक्स का जो पेपर है वो यूट्यूब के माध्यम से जो है पूरा करवाने की जो कोशिश करूँगा। इसका फ़ायदा उन बच्चों को मिल सकता है जो कि कोचिंगों की जो बड़ी बड़ी जो फीस हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस जिन्हें ये लगता है कि वो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं और किसी कोचिंग को जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो उन्हें कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर जो है डाउट आ जाता है या फिर चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वो यहाँ पर आकर जो है इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज जो है हम जो इतिहास का जो पहला टॉपिक है उसका आप सिलेबस जो है ठीक से देखें, उसी पहले टॉपिक के एक सब पार्ट को जो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो वो कौन सा सब पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टॉपिक जो फर्स्ट है उसका जो पहला पार्ट है, जो कि उसका नाम है नीति शास्त्र तथा मानवीय से संबंध। अब मानवीय से संबंध में जो है यूपीएससी ने 3 चीज़ें दे रखी है। पहली है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, कि जो भी हमारे मानवीय क्रियाकलाप होते हैं दिन प्रतिदिन के, उनमें नीति शास्त्र का क्या सार तत्व है। दूसरा, इसके निर्धारक क्या है नीति शास्त्र के। तीसरा, इसके परिणाम क्या है जो कि हमारे दिन प्रतिदिन में जो नीति शास्त्र जो है यूज होती है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लें सबसे पहले कि 2 शब्द यूज किए जाएंगे, एक होगी नैतिकता, एक होगा नीति शास्त्र। जो नैतिकता है उसको इंग्लिश में कहते हैं मोरलिटी, और जो नीति शास्त्र उसको इंग्लिश में कहते हैं इथिक्स। लेकिन यहाँ पर जब जनरली जब शब्दों को यूज करते हैं वो एक समान रूप से यूज कर लेते हैं, लेकिन इथिक्स का जो पेपर है यहाँ पर आपको इन शब्दों को थोड़ा सा जो आपके मैं कहूँगी टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है उसमें यूज करना पड़ेगा, और कहीं पर आपको एक साथ भी लाना पड़ेगा। कहीं कहीं कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर यूपीएससी भी जो इन शब्दों को जो एक जैसा ही मान लेती है, लेकिन बहुत सारे मामलों में इन शब्दों को जो अलग भी माना जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नैतिकता क्या होती है ना। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे नैतिकता का क्या मतलब है, तो इसे तात्पर्य है कि समाज के मूल्यों में मानदंडों का समुचित रूप से पालन करना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समाज के जो मूल्य हैं, जो मानदंड उनका ठीक से पालन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या नैतिक है। और ऐसी प्रणाली जो समाज में स्थापित है वो क्या नैतिकता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो GS4 का पेपर है वहाँ पर एग्जाम्पल का जो सबसे बड़ा रोल है। अगर आप अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छे खासे जो नंबर वो ला सकते हैं। जैसे कि क्या नैतिकता होती है हमारे समाज में, अगर भारतीय समाज में भी देखोगे तो किस चीज़ को जो है नैतिक माना जाता है। सबसे पहले कि भी अगर कोई बच्चा जो है बड़ों का सम्मान कर रहा है तो उसे क्या नैतिक माना जाता है, या फिर एक नैतिकता का हिस्सा माना जाता है। फिर उसमें क्या आता है कि अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं तो जो है वो भी क्या एक नैतिकता का पार्ट है। अब जैसे कि वाल्मीकि जी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पहले वो जो है डाकू की भूमिका में थे, बाद में उन्होंने जो जीवन को जो है वो छोड़ा था और खुद क्या नैतिक बने थे। तीसरा जो है उदाहरण है वो ये कि वंचितों की अगर आप सहायता कर रहे हो तो आप क्या हो, एक नैतिक व्यक्ति हो, और ये क्या नैतिकता का एक हिस्सा है। इसमें आप मदर जो टेरेसा है उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो या फिर अलग से भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ क्या नैतिकता में और आ सकता है, जैसे कि प्रकृति की अगर कोई रक्षा कर रहा है, जैसे कि बिश्नोई पंथ जो राजस्थान में जिसकी जो है शुरुआत होती है, तो वो क्या है अपने आप में नैतिकता को ही फॉलो कर रहा है प्रकृति की रक्षा करके। इसके साथ जो है हमारी नैतिकता में और क्या चीज़ें शामिल होती है कि असत्य बोलने से अगर कोई व्यक्ति बच रहा है, इसका मतलब वो क्या है नैतिक है। और इसमें आप जैन धर्म का जो पंचवर्त का जो नियम है उसको आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर और लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नैतिकता हमने जो बेसिक समझा है कि नैतिकता होती क्या है। दरअसल अगर हम सामान्य और शब्दों में देखें, जिन्हें समाज जो संस्कार कह देता है, जिन्हें समाज परंपराएं कह देता है, जिन्हें समाज प्रथाएं कह देता है, उसी का एक जो है बड़ा रूप है यूपीएससी के अंतर्गत, उसे हम कह देते हैं नैतिकता। अब इसके अगर आगे हम समझने की कोशिश करें, ये हो गया एक सिंपल इंट्रोडक्शन की नैतिकता क्या होती है और नैतिकता क्या नहीं होती है। अब एक नैतिकता के क्या प्रकार होते हैं। कोई नैतिकता एक तो होती नहीं है कि सिर्फ समाज की नैतिकता हो, समाज के स्तर पर भी अलग अलग तरह की जो नैतिकताएं हो सकती है जो हमें पता होनी चाहिए। अब इन नैतिकता के जो प्रकार हैं, आप इनको प्रकार भी मान सकते हैं, इनको नैतिकता का आयाम भी मान सकते हैं। सिलेबस में आयाम लिखा हुआ है ना, लेकिन आयाम जो नैतिकता के हैं वो सैद्धांतिक रूप से और भी अलग अलग होते हैं, उनकी हम जो है बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप सिंपल रूप में समझें कि प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि एक नैतिकता आपकी हो सकती है, वो हो सकती है सामाजिक नैतिकता। सामाजिक नैतिकता कैसे है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि भारतीय जो समाज उसमें क्या नैतिकता है कि यहाँ पर समाज को जो व्यक्ति से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो भारत की जो सामाजिक नैतिकता वो क्या है कि समाज बड़ा है व्यक्ति से, अगर दोनों में संघर्ष होता है तो समाज की जो है वो सुनी जाती है। बाद में क्या है, एक होती है नैतिकता आपकी सांस्कृतिक नैतिकता, जो हमारी संस्कृति के माध्यम से बनती है, वो है सांस्कृतिक नैतिकता। आप जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भारत में क्या कहा जाता है कि आप अगर उत्सवों को मना रहे हो तो एक साथ मनाइए, तभी आप क्या नैतिक हैं। तो ये उसका जो हो गया एग्जाम्पल। तीसरी जो नैतिकता हो सकती है वो हो सकती है आपकी धार्मिक नैतिकता। हर एक जो धर्म है उसमें क्या कुछ ना कुछ नैतिक पार्ट जो है वो गढ़े गए हैं। जैसे कि सिख धर्म है तो वहाँ पर सेवा को बड़ा महत्व दिया जाता है, जैन धर्म है तो वहाँ पर अहिंसा को जो है बड़ा महत्व दिया जाता है, बौद्ध धर्म है तो वहाँ पर दुखों को हरने की जो है वो बात कही जाती है, वो उनकी जो है वो नैतिकताएं हैं। अब धार्मिक नैतिकता में क्या चीज़ें हो सकती है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जो अभी मैंने 3 बताए वो है यही, साथ में और हो सकता है। जैसे कि भारतीय जो धर्म है सारे के सारे जितने भी हो, चाहे हिंदू धर्म को आप मान लो सेंटर में, तो हमारे यहाँ जो है सर्वधर्म संभाव का जो है
वो मेन जो है वो मूल्य रहा है और वो हमारी नैतिकता रही है। इसी कारण से जो है वो गंगा जमुनी जो तहजीब है वो सामने आई थी, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो है वो साथ रहकर जो है वो जीवन जीना जो है वो सीखते हैं। तीन जो है नैतिकता आ चुकी है। चौथी होती है आर्थिक नैतिकता, कि नैतिकता समाज से बाहर निकलकर आर्थिक मामलों में भी तो होती है। तो यहाँ पर जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं CSR फंडिंग का। अब ये जो चीज़ें हैं ना, CSR फंडिंग क्या होती है, दूसरी चीज़ें क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें आपको GS1 GS2 GS3 में देखने को मिलेगी। इसलिए आप इथिक्स के पेपर को तभी पढ़ें जब आपने GS1 GS2 GS3 को जो है अच्छे से कर लिया है। अगर उन पेपर को ठीक से नहीं किया है तो आप अगर सबसे पहले GS4 को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ये CSR क्या होता है ये सब चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी। और यहाँ पर मैंने अगर इसको समझाना शुरू कर दिया तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको सर्च जरूर कर लें अगर आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं CSR फंडिंग का। जैसे कि जो टाटा कंपनी है वो जो अच्छे खासे पैसे जो इस पर खर्च करती है, इसलिए वो आर्थिक रूप से क्या नैतिक है। अब पांचवा एग्जाम्पल हो सकता है पर्यावरणीय नैतिकता का, और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं चिपको आंदोलन का, जो कि जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर हुआ था। और पहाड़ी राज्यों से भी पहले जो अपने राजस्थान है वहाँ पर जो है चिपको आंदोलन जो है वो हो चुका है, जिसे खेजड़ली आंदोलन जो है वो कहते हैं। एक आपकी जो नैतिकता है वो है राजनीतिक स्तर पर नैतिकता। जैसे कि भारत में जो है राम राज्य की जो है बड़ी बड़ी जो है वो बात होती है कि देश में जो राम राज्य की जो स्थापना होने जा रही है, तो वहाँ पर किस नैतिकता की बात हो रही है, राजनीतिक नैतिकता की बात हो रही है। तो ये नैतिकताएं जो है मैंने यहाँ पर 6 तरह की लिखी है, लेकिन 6 तरह की नैतिकताएं कोई फिक्स नहीं है। नैतिकताएं जो है आप 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर एक कॉर्पोरेट नैतिकता भी हो सकती है, और भी भांति भांति की जो नैतिकताएं हो सकती है, और वो सब नैतिकताएं आप अपने आप जो समझ लोगे, अपने आप लिख लोगे। जब एक बार आपके GS1 GS2 GS3 अच्छे से हो जाएंगे तब अपने आप जो है माइंड खुलने लग जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़े कि ये तो हो गया नैतिकता, और नैतिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोरलिटी कहते हैं, वो आप ध्यान रखें। अब आता है नीति शास्त्र, ये इथिक्स। नैतिकता एक बहुत ही ज़्यादा जो है जनरल जो है वो शब्द है। अगर मैं कहूँ तो नीति शास्त्र थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है ना, जहाँ पर नियम कायदे कानून जो है कानूनी स्तर पर जो है ज़्यादा तय किए जाते हैं। नैतिकता जो है समाज स्तर पर ज़्यादा तय की जाती है, ये ध्यान रखें। ऐसे ही जो है जो नैतिकता होती है वो सब्जेक्टिव ज़्यादा होती है, यानी एक समाज से दूसरे समाज की तरफ जो है वो तेजी के साथ जो है वो बदलने लगती है। लेकिन नीति शास्त्र जो है सब्जेक्टिव कम होता है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है। कि भाई सरकार ने अगर कोई कानून बना दिया है कि भाई पुलिस जो है फर्जी इनकाउंटर नहीं करेगी, तो वहाँ पर पुलिस पर बाध्यता है, पूरे भारत में जो भी पुलिस हैं वहाँ पर चीज़ें जो उतनी जो है वो बदलती नहीं है, ये ध्यान रखें। और फिर जो नैतिकता है वो समाज के माध्यम से निकलती है, और नीति शास्त्र जो है शासन के माध्यम से जो है वो सामने आता है। तो अगर आप नीति शास्त्र को समझेंगे कि ये किस प्रकार नैतिकता से अलग है, प्लस इसकी क्या डेफिनेशन है, वो मैंने जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है। कि नीति शास्त्र इससे तात्पर्य है कि पेशेवर व विधिक स्तर पर स्थापित आचार नियमों व नैतिक नियमों का पालन करना, इसे क्या कहा गया है, नीति शास्त्र कहा गया है। जैसे कि भाई IAS ऑफिसर है, RS ऑफिसर है, तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें फिक्स आचार नियमों का पालन करना होता है। तो जब आचार नियमों का वो पालन कर रहे हैं तो किस चीज़ के फॉलो कर रहे हैं, वो नीति शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब वो समाज के नियम और कायदे कानूनों को फॉलो करना जब शुरू करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, मोरलिटी कहते हैं। यही जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है इथिक्स में और आपकी मोरलिटी में, या फिर नैतिकता या नीति शास्त्र में। अब इसके भी तो प्रकार हो सकते हैं वैसे, तो इसमें सबसे पहले नीति शास्त्र में क्या प्रकार हो सकता है, ये हो सकता है आपकी संवैधानिक प्रकार हो सकता है। जैसे कि जो नैतिकता संविधान के स्तर पर स्थापित है उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो है संवैधानिक नैतिकता को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी थी। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आर्टिकल जो 14 है वो क्या कहता है, समानता का अधिकार जो है वो आपके जो है वो सबको देता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर संवैधानिक नैतिकता क्या हो गई कि सबको जो है समान अधिकार मिले, ये है संवैधानिक नैतिकता एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरी नैतिकता हो सकती है आपके वैधानिक नैतिकता। तो वैधानिक नैतिकता क्या होती है कि विधि के स्तर पर जो स्थापित जो नैतिकता है या फिर जो नीति शास्त्र है उसे क्या कहा गया है, वैधानिक नैतिकता। तो इसमें आप SC/ST जो अत्याचार निवारण अधिनियम है उसकी बात कर सकते हैं कि विधि के स्तर पर ये जो है वो प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी SC/ST व्यक्ति के साथ जो है वो दुर्व्यवहार जो है बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो ये क्या इथिक्स है, कानून के स्तर पर स्थापित। लेकिन हमारे समाज की नैतिकता क्या है वो आपको पता है कि जाति व्यवस्था को जो एकदम सही माना जाता है, कई मामलों में छुआछूत को भी लोग सही जो है वो मान लेते हैं, तो वो हमारी समाज की नैतिकता है। जबकि कानून के पास जो चीज़ें उन्होंने जो है चीज़ें की वो क्या, नीति शास्त्र है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अंतर थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा। तीसरी जो नैतिकता आती है या फिर जो नीति शास्त्र है वो है शासनिक नीति शास्त्र, है ना, जो शासन के स्तर पर जो नीति शास्त्र स्थापित होता है वो। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कल्याणकारी राज्य, यानी कि शासनिक स्तर पर नैतिकता का मतलब है कि अगर कोई जो राज्य या फिर देश कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, इसका मतलब है कि वो नैतिक है। और चौथी नैतिकता हो सकती है आपकी जो है नीति शास्त्र हो सकता है प्रशासनिक नीति शास्त्र, जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर समावेशी नीति निर्माण कोई प्रशासन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या, नैतिक है। और पांचवी नैतिकता हो सकती है, नीति शास्त्र हो सकता है कॉर्पोरेट नीति शास्त्र। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं DMF, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फाउंडेशन है उसको। यानी कि अगर कोई कंपनी है मान लीजिए DMF फंड वगैरह में जो अच्छे से पैसे इन्वेस्ट कर रही है, उसको ठीक से खर्च भी कर रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो नीति शास्त्र का जो फॉलो कर रही है। या फिर जो कंपनी अधिनियम 2013 है अगर उसको भी फॉलो कर रही है, इसका मतलब है कि वो नीति शास्त्र को ही फॉलो कर रही है।
तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक होती है चीज़ें पूरी नैतिकता और नीति शास्त्र की। अब एक ही नैतिकता और नीति शास्त्र में संबंध क्या है, क्योंकि इनको शब्दों को हम अलग अलग यूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई संबंध तो होगा। यानी कि इनमें अगर मान लीजिए टकराव है तो कहीं ना कहीं समन्वय भी होगा। तो वो कहाँ कहाँ समन्वय हो रहा है, कहाँ कहाँ टकराव हो रहा है, इसको हम अब जो है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है सबसे पहले कि आपके जो ये नैतिकता है, यहाँ पर इस नैतिकता के क्या क्या एग्जाम्पल हैं और नीति शास्त्र के क्या क्या एग्जाम्पल है जहाँ पर विरोधाभास दिखेंगे और समन्वय भी दिखेगा। जैसे कि नैतिकता क्या है, एक दुर्दांत अपराधी है, उसका अगर आप इनकाउंटर कर रहा है कोई पुलिस वाला, ऐसा अपराधी है मान लीजिए जो है पता नहीं जो है उस व्यक्ति ने कितनी हत्याएं कर दी है, कितने बलात्कार कर दिए हैं, और पुलिस को ये पता है कि अगर इस व्यक्ति का इनकाउंटर अगर नहीं किया गया तो ये जो है वापस जो है समाज को जो है प्रताड़ित करेगा। तो वहां पर अगर पुलिस वाला अगर इनकाउंटर कर रहा है ना, तो वो फिर भी क्या नैतिक है, ये ध्यान रखें। भले ही जो है पुलिस का जो रूल्स हैं, जो पुलिस अधिनियम 1961 बना हुआ है कि आपको जो इनकाउंटर जो है उस वक्त नहीं करना है जब जो है कोई भी अपराधी जो पकड़ लिया गया, अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो उसके लिए भी जो आपको कानूनी प्रक्रियाओं को पालन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई नैतिकता, समाज की नैतिकता का अनुसार अगर आप काम कर रहे हो कि इनकाउंटर कर दिया तो आप नैतिक हो समाज के नजरिए से। लेकिन नीति शास्त्र ऐसा नहीं कहेगा। नीति शास्त्र क्या कहेगा कि पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्रवाई करोगे तभी आप नीति शास्त्र के तहत जो है वो सही माने जाओगे। यानी कि अगर आप इनकाउंटर कर रहे हो फर्जी तरीके से, हो सकता है कि समाज के नजरिए से आप नैतिक हो, यानी कि आप नैतिकता का पालन कर रहे हो, लेकिन नीति शास्त्र की वो चीज क्या हो सकती है, खिलाफ हो सकती है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है नैतिकता के अंतर्गत, किसी की ऐसे पीड़ा है कि भाई कैंसर पीड़ित व्यक्ति है और आखिरी स्टेज में जो जा चुका है और अब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, अगर डॉक्टर उस मरीज को जो मरने में अगर सहायता कर दें, या तो आप एक्टिव यूथेनेसिया कर दीजिए या पैसिव यूथेनेसिया कर दीजिए, तो वहां पर क्या होगा कि डॉक्टर हो सकता है कि जो कानूनी प्रावधान होते हैं जैसे हिपोक्रेटिक ओथ वगैरह होती है उनको आज उल्लंघन कर दे। लेकिन अगर सच में ऐसी पीड़ा बहुत ज्यादा है और उसके जो मरने में सहायता कर रहा है, इसका मतलब क्या नैतिक तो है, क्योंकि नैतिकता तो समाज के नजरिए देखी जाएगी और समाज भी कह देगा हाँ ऐसी पीड़ा में जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कानून ये आपको छूट नहीं देगा या नीति शास्त्र जो है आपको ये छूट नहीं देगा। तो वहां पर जो है डॉक्टर को जो है आपको हिपोक्रेटिक जो शपथ है उसके अनुसार ही जो है वो काम करना पड़ेगा, तभी आप नीति शास्त्र के जो है भागीदार होंगे। यानी कि अगर डॉक्टर जो सहायता कर देता है मरने के लिए, जैसे कि भारत में जो एक्टिव जो मौतें होती है ना, एक्टिव यूथेनेसिया, उसको जो यहाँ पर जो अनुमति नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर कोई कर देता है वैसा काम तो इसका मतलब वो नीति शास्त्र का जो क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, भले ही वो नैतिकता का जो है पालन कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया विरोधाभास कि कहाँ कहाँ टक्करें दिखती हैं इनमें, लेकिन कुछ ना कुछ समन्वय भी तो होगा। ऐसा थोड़ी हर जगह टक्कर ही टक्कर होगी। ये तो यानी कि समाज भी तो वक्त के साथ बदला ही, अपने आप को खुद को बदला है, और समाज से भी तो जो है वो समाज की नैतिकता से ही तो नीति शास्त्र बना है। तो जब समाज से की नैतिकता से नीति शास्त्र बना तो कुछ ना कुछ समन्वय होगा ही होगा। जैसे क्या समन्वय हो सकता है, जैसे कि चोरी और हत्या जो है वो दोनों ही नैतिकता में भी गलत मानी जाती है और नीति शास्त्र में भी अलग मानी जाती है। यानी कि समाज भी कहता है कि चोरी मत करो, हत्या मत करो, और यही हमारी जो कानूनी परिभाषा की जो नीति शास्त्र है वो कहता है कि किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी के घर पे चोरी नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या दिख रहा है, कन्वर्जन दिख रहा है, समन्वय दिख रहा है। ऐसे एलजीबीटी जो अधिकार हैं उनमें जो है विवाह का जो निषेध किया गया, हमारा समाज भी अनुमति नहीं देता है विवाह का। भले ही ये चीज जो अनैतिक हो सकती हो, लेकिन हमारा समाज अभी भी इस चीज को जो नैतिक मान रहा है, और हमारा जो कानून है वो भी इस चीज को क्या नैतिक मान रहा है। कानून भी जो एलजीबीटी जो समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनको जो है विवाह का अधिकार नहीं देता है, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में समन्वय हो गया। अब आगे सवाल जो अगला इसमें टॉपिक है इसी का फर्स्ट का जो अगला है जो हम पढ़ रहे थे उसमें है कि नीति शास्त्र और जो नैतिकता उसके निर्धारक तत्व क्या क्या है। आखिर जो नैतिकता और जो नीति शास्त्र है वो किन चीजों से तय होते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, और ऐसे जो है सवाल पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखें। तो इसमें कई सारे कारण होते हैं। कोई कहता है ना कि उस समाज के पर्टिकुलर जो लोग होते हैं वो बड़े आक्रामक होते हैं, उस जाति के लोग जो हैं बड़े सौम्य होते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा कि क्यों ऐसी जो है नैतिकता जो है उनके दिमाग में आई, या फिर ऐसे समाज में क्यों नैतिकता वैसी आई कि वो आक्रामक हुए या फिर बहुत ज्यादा सौम्य हो गए। तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि पहला जो कारण होता है भौगोलिक कारण होता है। भौगोलिक कारण बहुत ज्यादा व्यक्ति को और समाज को प्रभावित करता है, और भौगोलिक कारणों के माध्यम से मूल्य बनते हैं, और मूल्यों से एक जो है नैतिकता का ढांचा खड़ा होता है। तो भौगोलिक कारकों में आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जैसे कि अरब क्षेत्र में जो है पर्दा प्रथा को क्यों अपनाया गया शुरुआती दौर में, क्योंकि रेत वगैरह बहुत ज्यादा थी तो उसके लिए था, और वहां पर जो है सिर्फ महिलाएं जो है पर्दा नहीं कर रही थी, पुरुष भी आज अगर आप देखोगे तो वहां पर उन्हें जो है वो आपको पर्दा किए हुए जो वो मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भौगोलिक कारक होते हैं उनकी जो है नैतिकता निर्धारण करने में जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज के दौर में वहां पर शायद बिना अगर कोई पर्दा के रह रहा है तो उसको जो है गलत माना जा रहा है। आपको पता ही है ईरान में क्या हो रहा है, महिलाओं को जबरदस्ती जो है पर्दा पहनवाने की जो कोशिश हो रही है। अब जो है वो चीजें भले ही अनैतिक हो गई हों, लेकिन उनके समाज के लिए वो क्या है, नैतिक है। अब दूसरा कारक है सामाजिक कारक, कि भौगोलिक कारक तो है यही, सामाजिक कारक भी तो नैतिकता और नीति शास्त्र का जो निर्धारक हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप एग्जाम्पल देखिए कि भारतीय समाज में जो है बंद समाज है, यहाँ पर बंद समाज है, तो यहाँ पर प्रेम के संबंध उतने क्या है, सहज नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, समाज ने किस प्रकार नैतिकता का निर्धारण किया। जैसे कि भारतीय जो समाज है बंद समाज है,
तो बंद समाज जब है तो प्रेम के संबंधों को जो यहाँ पर जो है वो सही नहीं माना जाता विवाह से पहले। तो यहाँ पर क्या निर्धारित कर रही है चीज, समाज निर्धारण कर रहा है कि प्रेम की नैतिकता जो है वो किस तरह की होगी और किस तरह के संबंध जो है वो बनेंगे, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप वगैरह है चीजें, इनको समाज अभी जो पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक ही सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जो नैतिकता को जो आपके जो है डिसाइड करते हैं, और इसमें आप उदाहरण क्या दे सकते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप में जो है पुनर्जागरण जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, चर्च का विरोध हुआ और धर्मनिरपेक्षता का जो है अपनाया गया। वहां पर संस्कृति ने जो है बड़ी भूमिका निभाई बदलाव लाने में, क्योंकि उन्होंने जो है पुनर्जागरण की तरफ वो बढ़े और उन्हें तब लगा कि हम प्राचीन दौर में ज्यादा अच्छे थे, यानी हमारी संस्कृति प्राचीन दौर में ज्यादा थी, जो चर्च की जो व्यवस्था थी उसने हमें जो है बर्बाद कर दिया। तो जब वहां पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ तब वहां पर नई नैतिकताएं गढ़ी गई कि व्यक्ति की आजादी सबसे बड़ी आजादी है और धर्म जो है बेफालतू में जो है व्यक्ति के अधिकारों में जो है वो जो रोड़े हैं वो ना अटकाएं। और अब अगर सांस्कृतिक कार्य के बाद अगर आप आर्थिक कार्य की बात करेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक समाज जो है उसमें उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह की वो भी जो है नैतिकता को जो निर्धारित करती है। तो इसमें आप अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब में क्या होती है, अच्छी खेती होती है, अच्छा पैसा है, तो वहां पर क्या आनंद की जिंदगी जी जाती है। आप सुन लो, आप पंजाबी गाने सुनो, पंजाबी मूवी देखो, और आप किसी भी एक सरदार जी को देख लीजिए, हर वक्त जो है उनके चेहरे पर जो है पहचान या मुस्कुराहट जो है वो होती है। और हम भी जो है जब सरदार जी को देखते हैं जो है बड़े खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छी खेती होती है, संपन्न परिवारों के वो लोग हैं। दूसरी तरफ अगर आप मारवाड़ में देखोगे तो संसाधनों की यहाँ पर क्या रही है, कमी रही है ना, कमी रही है। और तो यहाँ पर इसीलिए जो बचत की महत्ता जो है बड़ी है कि भाई हर व्यक्ति जो है बचत करने की जो सोचता है, ताकि जो है अगर कठिनाई भी आए तो उस कठिनाई के वक्त में जो है चीज़ों को गुजार पाएं, है ना, उससे जो सामना कर पाएं। लेकिन पंजाब में ये चीज़ें नहीं रही है, क्योंकि पंजाब में हर साल अच्छी खेती होती है। अच्छा, इस साल को अगर बाढ़ को छोड़ दें तो हर साल अच्छी खेती होती है, इसलिए उन्हें उन सब चीज़ों की जो ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसलिए उनकी नैतिकता क्या है कि जितना कमा रहे हो उसका जो है कुछ ना कुछ आप आनंद लो। मारवाड़ में क्या नैतिकता है कि भाई जितना कमा रहे हो ना उसको आप बचत कर लो, आप मजे मत लो ज़्यादा, है ना, बचत करो ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारी नैतिकता इस प्रकार जो है वो आर्थिक कारकों से जो डिसाइड होती है। अब एक शासनिक कारकों से भी चीजें डिसाइड हो सकती है कि शासन किस तरह का है ना, कि भाई कहीं लोकतंत्र है, कहीं तानाशाही है, कहीं अर्ध लोकतंत्र है। ये सारी जो चीजें होती है वो डिसाइड करती है कि नैतिकता कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। जैसे कि जर्मनी जो राष्ट्र था आज से पहले, तो उसमें क्या हिटलर जो था उसने क्या किया, यहूदियों के खिलाफ जो पूरी नफरत फैला दी। तो यहाँ पर क्या था, शासन, हिटलर के पास शासन था, उस शासनिक स्तर पर उसने जो है यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलानी शुरू की। तो जब पूरा का पूरे जर्मनी समाज की एक नैतिकता क्या हो गई कि यहूदियों से नफरत करनी है, तो ये होगी शासनिक स्तर पर नैतिकता निर्धारित होना। ऐसी चीन है, वहां पर जो साम्यवादी शासन की स्थापना हो रखी है, तो उनकी नैतिकताएं कुछ अलग है। तो उन्होंने क्या किया, तो उसके कारण क्या हुआ, धार्मिक मूल्यों का जो है महत्व वहां पर बड़ा तेजी के साथ जो है वो घटा है। तो वहां पर चीन के शासन ने, साम्यवादी शासन ने नैतिकता को निर्धारित किया है, और वहां पर नैतिकता कैसी बनी है कि हमें धर्म से दूर रहना है। अब आप छठा कारक देखिए नैतिकता का और नीतिशास्त्र का कि कैसे डिसाइड होती है, वो ऐतिहासिक कारक, यानी कि इतिहास की जो घटनाएं होती है वो भी नैतिकता को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। सिर्फ वर्तमान जो है नैतिकता को निर्धारित नहीं करता है। जैसे कि भारत पर निरंतर जो है वो आक्रमण हुए, और इन आक्रमणों के कारण हुआ क्या कि भारत में जो सर्वसमावेशी नैतिकता का जो है वो यहाँ पर उद्गम होता है कि जो भी बाहर से आए उन्होंने जो भारतीय संस्कृति ने, भारतीय लोगों ने जो उनको जो है वो बड़े अच्छे से, बड़े चाव से जो है वो अपना लिया। तो इसके कारण जो है उत्तर भारत में जो है खास तौर से ऐसी जो है संस्कृति देखने में मिलती है जहाँ पर सारे के सारे धर्मों को जो है पचा लिया गया है, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, जो है ना, वो तो आक्रमणकारी भी नहीं रहते, वो तो इसी देश में से जन्मे। तो फिर भी जो है पूरे जो है सर्वसमावेशी समाज का निर्माण क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो है लचीली जो प्रणाली जो हमारे इतिहास में जो दिख रही है कि बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, तो किसको दिक्कत नहीं थी, सब साथ में रह रहे थे। यानी अजंता गुफाएं वगैरह आप देखते ही हैं कि वहाँ पर हिंदू धर्म भी दिखेगा, जैन धर्म भी दिखेगा और बौद्ध धर्म भी दिखेगा। तो अजंता नहीं, शायद एलोरा है ना, एलोरा में दिखते हैं तीनों धर्म, अजंता में शायद सिर्फ बौद्ध धर्म दिखते हैं ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब अगर आप आगे देखोगे, यहाँ तक हमने देख ली कि नैतिकता और नीतिशास्त्र में क्या फर्क है। अब एक सवाल उठता है कि नैतिकता और विधि में क्या अंतर है। दरअसल आप नैतिकता या विधि का अंतर देख लें या नैतिकता और नीतिशास्त्र का अंतर देख लें, बहुत ज्यादा करीब है ना, नीतिशास्त्र और विधि को आप आसपास में रख सकते हैं। अब जैसे कि इनमें क्या फर्क है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या समन्वय है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे समाज में क्या है नैतिकता, आप समझने की कोशिश करिए एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे समाज में व्यभिचार का निषेध है कि भाई एक पुरुष या स्त्री जो है, जो भी उनकी जो अगर विवाह हो रखा है तो वो दूसरों के साथ संबंध नहीं बना सकते ना, जिन्हें व्यभिचार के जो संबंध कहते हैं, तो इनको समाज में जो है सही नहीं माना गया है। ये हमारी क्या नैतिकता है। लेकिन कानून में क्या हुआ है, वो विधि है। तो कानून में जो है व्यभिचार के संबंधों का जो है गैर अपराधीकरण कर दिया गया है, लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नैतिकता और विधि में यानी कानून में क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। ऐसे ही समाज में जो जाति भेद और रंग भेद को जो है आज भी जो बड़े पैमाने पर जो आबादी सही मानती है कि भाई यहाँ जो जाति भेद हो रहा है, रंग भेद हो रहा है, वो सही हो रहा है, ऐसा समाज का मानना है, ऐसी हमारी समाज की नैतिकता है। और लेकिन
भारतीय सरकार ने क्या किया, विधि के स्तर पर क्या हो रखा है, इन सारी चीजों को जो है वो क्या है, अवैध घोषित किया गया। पीछे हमने देखा था SC/ST जो निवारण अधिनियम है, या फिर है ना, और अत्याचार जो निवारण अधिनियम था, प्लस जो नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बन रखा 1955 का, जहां पर छुआछूत को जो निषेध किया गया था, तो वहां पर जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा, जहां पर जाति व्यवस्था को खारिज किया गया है छुआछूत पर आधारित। अब तीसरा अगर एग्जाम्पल देखोगे तो हमारी सामाजिक नैतिकता क्या है, या फिर कई सारे विश्व के देशों को LGBT जो अधिकार है उनको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भाई आप गोद नहीं ले सकते, आप विवाह नहीं कर सकते, ये सारी सारी चीजें जो है वहां पर हैं। लेकिन भारत में अब क्या हुआ है, LGBT जो है IPC की धारा 377 को जो अवैध घोषिट कर दिया गया है, यानी कि समलैंगिक भले ही शादी न कर पाए लेकिन कम से कम जो है वो शारीरिक संबंध जो है बना सकते हैं और साथ में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर विधि का क्या है, टकराव दिख रहा है नैतिकता से। समाज आज भी स्वीकार नहीं कर रहा है LGBT को, लेकिन कानून जो उनको स्वीकार कर रहा है। और ऐसे यहाँ पर विधि में जो है दहेज प्रथा का निषेध अधिनियम की बात कर सकते हैं। समाज में लगभग हर शादी में 99% में जो दहेज दिया जाता है वो समाज की नैतिकता है, लेकिन विधि ऐसी नहीं है। विधि तो इसको जो है वो खारिज कर रही है, ये ध्यान रखें। अब एक इनमें समन्वय क्या है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि नैतिकता और विधि जो है हर बार जो है अपने आमने सामने जो खड़े हो जाएंगे और जो है टकराव करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनमें समन्वय होता है। कभी नैतिकता जो है विधि को अपनी तरफ आकर्षित करेगी कि भी तू अब इस तरफ आ जा और अपने आप को जो बदल ले, या फिर कभी जो विधि होगा वो नैतिकता को जो है वो आकर्षित करेगी। तो यहाँ पर समन्वय देखो, जैसे कि जो हत्या है ना, हत्या का निषेध समाज की नैतिकता भी करती है और विधि भी करती है कि हत्या किसी की नहीं करनी है ना। तो यहाँ पर एक ध्यान रखें। फिर जो है LGBT समुदाय की जो बात होती है, विवाह का निषेध किया गया है, ये समाज की नैतिकता भी निषेध करती है और जो हमारा कानून है वो भी निषेध करता है। क्योंकि जो सुप्रिया जो मामला आया था अभी है ना, सुप्रिया @ में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके विवाह के अधिकार का जो है वो निषेध किया है और फंडामेंटल राइट नहीं माना है। अब यहाँ पर धर्म और नैतिकता और जो विधि उसमें अंतर हो गया, नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर हो गया। अब अगला जो आपके आ रहा है टॉपिक वो इसी का पार्ट है, वो है कि धर्म और नैतिकता में क्या अंतर है। अब ये आपके एथिक्स में जो ये चीजें नहीं लिख रखी है, एक है ना एग्जैक्ट की धर्म और नैतिकता में क्या अंतर है, लेकिन वहां पर टॉपिक में लिख रखा है कि नैतिकता का मानवीय जो क्रियाकलाप उनमें सार तत्व क्या है। तो मानवीय क्रियाकलापों का एक जो हिस्सा धर्म भी तो है, इसलिए आपको धर्म और नैतिकता में भी जो फर्क समझना पड़ेगा। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म को जो है नैतिकता से अलग मानते ही नहीं। उनका ये कहना है कि भाई जो धर्म में काम कर दिया वो नैतिक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान रखें। जैसे कि आप कैसे समझ सकते हैं कि नैतिकता में अगर आप देखो एग्जाम्पल, भगत सिंह क्या थे, पूरी तरीके से नैतिक थे। इस देश के लिए जो उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन वो थे क्या, नास्तिक थे, धर्म को नहीं मानते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अनैतिक थे। अनैतिक तो नहीं थे, वो नैतिक थे। इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, उनका हो गया, जो कि नैतिक तो है लेकिन धर्म को नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ ये वाला धर्म का पार्ट है, और ये है ना, ये वाला क्या धर्म का पार्ट है, जैसे कि लेकिन धर्म का पार्ट है लेकिन वो नैतिक नहीं है। किस तरीके से नैतिक नहीं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर कोई पुरोहितवाद फैला रहा है कि भाई वो उस जातीय भेदभाव को जो है सटीक बैठा रहा है, तो उसको जो हम क्या है वो गलत मानेंगे। धर्म का तो हिस्सा है वो हिंदू धर्म में, लेकिन वो नैतिकता का हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे यूरोप की जो चर्च व्यवस्था थी आज से 500-600 साल पहले, वो धर्म का हिस्सा थी, लेकिन वो समाज की नैतिकता का हिस्सा नहीं थी। तो यहाँ पर क्या दिखती है आपको, कॉन्ट्राडिक्शन दिख गई कि व्यक्ति नैतिक हो सकता है, तब है ना, व्यक्ति नैतिक भी हो सकता है भले ही जो है वो धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ, प्लस व्यक्ति धार्मिक हो सकता है फिर भी वो नैतिकता से जो बाहर रह सकता है। अब आता है कि इनमें समन्वय का पार्ट कहाँ पर दिखता है, तो समन्वय भी आप देख लीजिए, यहाँ का जो पार्ट होगा वो समन्वय का पार्ट होगा। तो यहाँ पर आप अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे गांधी जी है। गांधी जी के जितना तो शायद किसी कोई धर्म को मानता भी नहीं था, और उतने ही बड़े वो क्या थे, नैतिक थे। उन्होंने धर्म को भी माना, प्लस जो SC/ST के साथ जो छुआछूत वगैरह होती है उसको भी गलत माना था। इसका मतलब है कि उन्होंने हिंदू धर्म को मानते हुए भी जो है नैतिकता को जो है वो अपनाया था। यहाँ पर क्या कन्वर्जेंस जो है वो दिख रहा है। ऐसे आइंस्टीन रहे, आइंस्टीन ने क्या कहा कि भाई विज्ञान के बिना जो धर्म है वो क्या है, कुछ लंगड़ा है या फिर अंधा। उन्होंने ऐसी चीजें जो है वो कही थी एक दूसरे को लेकर परस्पर रूप से। तो वहां पर आप बता सकते हैं आइंस्टीन का उदाहरण, आप जो गौतम बुद्ध उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, महावीर का दे सकते हैं कि बुद्ध और महावीर जो थे वो अपने धर्म से ही जो है वो संबंधित थे, और धर्म से संबंधित होने के बाद भी वो क्या थे, नैतिक थे, अनैतिक नहीं थे। तो यहाँ पर आपको क्या कन्वर्जेंस दिख जाएगी। अब ये एक रिलेशन जो है वो दिख सकता है आपको कि धर्म और नैतिकता में जो है ये संबंध जो है बन रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जो संबंध बन सकता है, क्या बन सकता है, अब ये बन सकता है कि नैतिकता हो सकती है बहुत बड़ी जो है एक ब्रॉड जो है डायमेंशन हो, और धर्म उसका पार्ट हो। एक ये भी बन सकता है ना, कि भी धर्म जो पूरा का पूरा क्या नैतिकता हिस्सा है। ये उनके नजरिए से है जिनका मानना है कि धर्म में कुछ भी अनैतिक नहीं होता है, उनके नजरिए से है। तो ये डायग्राम अपने आप में सही नहीं है, ये ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि धर्म को नैतिकता को लेकर चीजें सब्जेक्टिव होती है, तो अगर कोई व्यक्ति माने कि धर्म जो है नैतिकता से अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐसे दर्शा सकते हैं, या तो आप पूरे ऐसे ही दर्शा दें कि एक ही हो रहा है कि धर्म इज इक्वल टू नैतिकता। लेकिन अगर आपको नैतिकता को बड़ा मानना है और धर्म को इसका हिस्सा मानना है, तो आप ये दर्शा सकते हैं। प्लस और भी अगर आपको थोड़ा सा डीप में जाना है कि अब आप ये दर्शा सकते हैं कि जो धर्म का पार्ट है वो नैतिकता का भी हिस्सा है, लेकिन जो अधर्म है वो नैतिकता से अलग है, उसको हमने नैतिक नहीं माना है ना। तो यहाँ पर जो धर्म की जो पैरोकारी करते हैं कि भी धर्म में कुछ अनैतिक नहीं होता है, तो वो ये कह देते हैं कि धर्म तो नैतिक है,
धर्म में कोई अनैतिक नहीं है, और जो नैतिक नहीं है वो धर्म नहीं होकर अनैतिक है। इस कारण से जो है वो इस नैतिकता की जो प्रणाली है उससे वो जो है बचने की जो है वो कोशिश करते हैं अधर्म की धारणा देकर कि जो अधर्म है उसको हम क्यों नैतिक माने, हम तो धर्म है, तो धर्म है तो हम नैतिक हैं ही। अब अगला जो है इसी का पार्ट अब आता है कि ये जो हमने नीति शास्त्र, हमने शुरू में नैतिकता पढ़ी, नीति शास्त्र पढ़ा, उसके बाद में ये पढ़ा कि उसका कैसे कैसे निर्धारण होता है, क्या क्या है ना तत्व होते हैं, और उसके बाद में हम अलग अलग अंतर समझे कि नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या फर्क है, नैतिकता और विधि में क्या अंतर है, और नैतिकता और आपके जो ये धर्म उसमें क्या फर्क है। अब आता है कि नीति शास्त्र के परिणाम क्या है या फिर नैतिकता के परिणाम क्या है। कुछ ना कुछ तो परिणाम होंगे ना जब हम नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं या नीति शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप परिणाम देखिए व्यक्तिगत स्तर पर, है ना, व्यक्तिगत स्तर पर परिणाम जो होंगे वो आपके सबसे पहले दिखेंगे। तो व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता का क्या परिणाम या नीति शास्त्र का क्या परिणाम हो, देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है ना, इससे क्या होगा कि उच्च मूल्यों पर जो है आधारित जीवन व्यक्ति जो है जी पाता है। व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई व्यक्ति नैतिक है इसका मतलब क्या है, उच्च मूल्यों पर आधारित जो है जीवन जी पाएगा। तो एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, महात्मा गांधी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो उन्होंने अहिंसा व सत्य के मूल्यों को जो है वो अपनाया था। तो यहाँ पर क्या है, वो व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, वो उच्च मूल्यों को जो अपना पाए, किसके कारण, नैतिकता के कारण। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि अगर नैतिक है कोई व्यक्ति या फिर नैतिकता के कारण क्या होगा, वो एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व की जो प्राप्ति कर सकता है। जैसे गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध क्या थे, एकदम नैतिक थे, तो उन्होंने क्या इसके माध्यम से क्या बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। अब मान लीजिए कि गौतम बुद्ध जो है अगर नैतिक होते ही नहीं तो क्या उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती, कभी भी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जो है नैतिकता क्या एक व्यक्ति की जो सफलता को भी निर्धारित कर रही है और उसे एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व भी जो है बना रही है। अब ऐसे जो है अब व्यक्ति जो है नैतिकता के माध्यम से, नीति शास्त्र के माध्यम से क्या समाज से समायोजन कर पाता है, नहीं तो समाज से समायोजन नहीं हो पाएगा। जैसे अशोक है, उन्होंने क्या किया, युद्धों का त्याग किया। क्यों त्याग किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये नैतिकता का सवाल उठा कि क्या इतने लाखों लोगों को मारना जो है वो सही भी है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है अंदर की जो नैतिकता थी उसने सवाल जब खड़े किए तो अशोक ने जो है सोचा कि क्यों न समाज से जो समायोजन किया जाए और समाज में जो ये निर्दोषों की जो मौतें होती है उनको जो है वो छोड़ा जाए। तो यहाँ पर आप अशोक का एग्जाम्पल दे सकते हैं, गौतम बुद्ध का दे सकते हैं, महात्मा गांधी का दे सकते हैं, जिनका जीवन जो है नैतिकता के माध्यम से जो निर्धारित हुआ था। अब एक नैतिकता जो है सिर्फ व्यक्ति के आधार पर जो है कई सारे इसके जो परिणाम थोड़ी होते हैं, वो बाकी चीज़ों के भी परिणाम तय कर सकते हैं। जैसे समाज के स्तर पर क्या हो सकता है कि नैतिकता या नीति शास्त्र के माध्यम से जो है शांतिपूर्ण जो समाज है उसका निर्माण हो सकता है। जैसे कि आपके जो स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, है ना, यूरोप में जो देश हैं, उनमें जो ऊपर वाले जो देश हैं 3-4, है ना, जो डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, वहाँ पर जो है शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर नीति शास्त्र की प्रणालियाँ जो अच्छे से स्थापित हो रखी है। ऐसे ही आपके अपराधों वे जो अनैतिक करते हैं उन पे जो है इसके माध्यम से रोक लग सकती है अगर समाज जो नैतिक है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं दक्षिण कोरिया का समाज, और इसी नैतिकता से जो है संपूर्ण प्रगति व विकास का जो है वो आधार बनता है। अगर समाज सच में नैतिक है तो उसकी प्रगति का आधार बन सकता है। अगर समाज ही अनैतिक है तो प्रगति तो नहीं होने वाली। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। आप बर्मा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखो सिंगापुर के समाज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहाँ पर सिंगापुर बहुत ज़्यादा छोटा देश है, लेकिन वहाँ पर जो है बड़े सांप्रदायिक जो है झगड़े होते थे। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, पारंपरिक सहिष्णुता को अपनाकर जो है ना पारंपरिक सहिष्णुता को अपनाया और जो शांति की स्थापना की थी। और किस आधार पर की थी, इस आधार पर कि समाज में नैतिकता को स्थापित करना है। नैतिकता नहीं जो है डिसाइड किया कि सिंगापुर में शांति आएगी। अब ये हो गया आपके समाज के स्तर पर की नैतिकता के जो क्या परिणाम होते हैं। ऐसे शासन के स्तर पर भी जो है कई सारे परिणाम हो सकते हैं कि जैसे कि नीति शास्त्र के माध्यम से एक जन कल्याणकारी राज्य की आपकी जो स्थापना हो सकती है। अगर नैतिकता नहीं होती तो कभी भी जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं होती, वो ही राजतंत्र रहता जिसका काम सिर्फ और सिर्फ शोषण करना ही रहा है। तो यहाँ पर आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं जन कल्याण राज्य की भी आर्टिकल जो आपके 38 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत जो सरकार है फिर जो भारत देश है पूरा पूरा लोगों को जो सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। ये विचार क्यों आया, नैतिकता ने डिसाइड किया, भारतीय नैतिकता ने कहा कि सबको न्याय मिले। तो यहाँ पर आप जो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं शासन के स्तर पर। ऐसे ही नैतिकता अगर है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है शासन को, अगर नैतिकता नहीं है तो करप्शन होगा ही होगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल जापान का दे सकते हैं कि जापान में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब अन्य भी इसके परिणाम हो सकते हैं। मैंने जो ब्रॉड है व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर और शासन के स्तर पर वो आपको बता दिए हैं, लेकिन नैतिकता या नीति शास्त्र के अन्य लेवल पर भी परिणाम हो सकते हैं, वो आपको खुद को देखने हैं। जैसे कि पर्यावरण के स्तर पर है, मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, अगर समाज नैतिक है तो वहाँ पर क्या होगा, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। विष्णु धर्म को क्या, चिपको आंदोलन को, जो भी है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे आर्थिक स्तर पर भी अच्छे परिणाम हो सकते हैं कि भाई कॉर्पोरेट के स्तर पर जो है आप जो है वो बिल्कुल भी दान नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी वो हिडेनबर्ग वगैरह जो रिपोर्ट आई थी वो क्या बता रही है कि भाई नैतिकता को जो फॉलो नहीं किया गया तो आर्थिक स्तर पर जो है वो ढांचा बिखर गया है ना कहीं छवियां वगैरह जो खराब हुई है। ऐसी सांस्कृतिक प्रकार के ना सांस्कृतिक स्तर पर भी परिणाम हो सकते हैं और ऐसे धार्मिक स्तर पर भी जो परिणाम हो सकते हैं वो आपको खुद को देखने हैं। और ये परिणाम आपको तब समझ में आ जाएंगे जब आप GS2, GS3, GS4 को जो इंटरलिंक करके जो है वो ठीक से पढ़ेंगे। तो आज जो है ये यही टॉपिक पूरा होता है। फर्स्ट टॉपिक का जो है सब टॉपिक है वो जो है मैंने यहाँ पर पूरा करवा दिया है। बाकी आप जो है अच्छे से पढ़ें
और अच्छे से चीज़ों को जो है रिवाइज करें। और सबसे बड़ी चीज़ है, इन वीडियो पर बिल्कुल भी जो है आप निर्भर ना रहें, खुद से अगर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, वही सबसे बेस्ट है। और आपको सोचना जरूर है, इससे आप सिर्फ हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सोचना आपको ही पड़ेगा। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।